डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर के आगे वाला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के कारण बनता है। तो जाइगोट में उसके बाद फिर क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज मीन्स सेगमेंटेशन। तो द अर्ली रिपीटेड एंड रिदमिक माइटोटिक डिविजन्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग characterized by absence of growth of daughter cells are collectively called cleavage। and आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न हुआ है, 2 सेल स्टेज आ गई है। अब कोई एक सेल डिवाइड करेगा आगे तो फिर क्या होगा, 3 सेल स्टेज आ जाएगी। देन वी गेट 4 सेल स्टेज। ये बाहर वाली जो लेयर है ये क्या है, जोना पेलुसिडा, बिकॉज ये जाइगोट में वही जोना पेलुसिडा का कवर है अभी भी। तो आप देख रहे हो सेल का साइज़ बड़ा नहीं है, जो अंदर सेल्स हैं वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्लीवेज कहते हैं। इन सेल्स की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये कौन सी स्टेज, यहाँ पे आपको 8 सेल स्टेज इसके बाद मिलेगी, 4 सेल के बाद फिर आपको मिलेगी 16 सेल। तो 16 सेल स्टेज क्या है, मोरुला। ओकेजनली मोरुला कैन बी ऑफ 32 सेल स्टेज। सो वी कैन सी आउटर सेल्स इन 32 सेल स्टेज एंड इनर सेल्स। ओके, so what is the importance of cleavage? It converts unicellular zygote into multicellular embryo. Rapid cell division is seen, okay, because the cells are not growing before the next division. We see rapid metabolic activity also, so it is very important. Now next is the development of blastula. तो अब क्या होगा, मोरुला के बाद ब्लास्टुला का डेवलपमेंट होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये तो जोना पेलुसिडा है हमारे सामने, और उसके अंदर क्या है, आप देखोगे ट्रोफोब्लास्ट का डेवलपमेंट और इनर सेल मास का डेवलपमेंट। यानी जितने भी सेल्स थे, अब आउटर वाले सेल्स ने ट्रोफोब्लास्ट बना दी जो कि थोड़े फ्लैट हैं, और इनर सेल्स जो हैं वो स्टेम सेल्स हैं, तो वो इनर सेल मास बना रहे हैं। और अब हम देखेंगे जो ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स हैं वो फ्लड सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से कैविटी बनती चली जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। आप देखो आगे चल के जब सेल्स का नंबर और बढ़ेगा तो क्या होगा, जोना पेलुसिडा ब्रेक हो जाएगी। फाइनली वी सी द आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास एंड ब्लास्टोसील। सो दिस इज़ द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अगली स्टेज है। पहली स्टेज क्या थी, जाइगोट के बाद मोरुला आ गई, है ना। 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज। सो दैट इज़ मोरुला, 16 सेल स्टेज। 8 से 16 सेल स्टेज को हम मोरुला कहते हैं। ओकेजनली 32 सेल स्टेज तक भी हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाता है हमारे सामने, उसके बाद फिर हमारे सामने आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें एक कैविटी है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। इस कैविटी में फ्लड है जिसको कौन रिलीज कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट था ब्लास्टोसिस्ट में, ये रहा, और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है इधर इनर सेल मास। ओके, तो इसको इनर सेल मास को ही आगे चल के एम्ब्रियो को बनाना है। तो आप देखेंगे क्या हुआ, कुछ सेल्स ने इसको कवर कर लिया और ब्लास्टोसील ये रही। तो अभी देखिए इससे पहले क्या स्टेज थी, आउटर सेल्स थे और इनर सेल मास था, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ सेल्स ने इसको कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब एंडोडर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, बिगनिंग ऑफ एंडोडर्म, ये वाली लेयर। तो नेक्स्ट स्टेज में देखो, ये जो इनर सेल मास वाले सेल्स थे, इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है, फ्लैट कर लिया है और अरेंज कर लिया है एक सीरीज़ में। ओके, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एंडोडर्म, दिस सेकेंड लेयर। ओके, तो अब इन अरेंज्ड सेल्स को, जो कि क्यूबॉइडल या कॉलमनर स्टेज में हमको दिखाई दे रहे हैं, ओके, तो ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, इन कॉलमनर सेल्स को अब हम बोलेंगे इपीब्लास्ट, और ये नीचे वाले सेल्स कहलाएंगे हाइपोब्लास्ट। ओके, हाइपोब्लास्ट ही आगे चल के एंडोडर्म को फॉर्म करेगा। आगे चल के देखो क्या हो रहा है, आगे चल के आप देखो कि एमनियोजेनिक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड सम। लुक व्हाट वी हियर सी ए डेवलपमेंट ऑफ सम सेल्स हियर। सो दीज आर एमनियोजेनिक सेल्स, ये ट्रोफोब्लास्ट से ही आए हैं, और इन एमनियोजेनिक सेल्स ने एमनियोटिक कैविटी बनाई एमनियोटिक फ्लड के सिक्रीशन से। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। देखिए पहले यहाँ पे कोई कैविटी नहीं थी, लेकिन अब कैविटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है।
ये सेल्स क्या है? इपीब्लास्ट। इसके नीचे क्या है? एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, जिसको हाइपोब्लास्ट भी कह सकते हैं। और इसके नीचे ब्लास्टोसील है, जैसा कि पहले था, पता ही है आपको ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसील के बारे में। नेक्स्ट स्टेज में देखो एमनियोटिक कैविटी और बड़ी हो गई, बिकॉज और फ्लड इकट्ठा हो गया है वहाँ पर। तो अब यहाँ एमनियोटिक कैविटी है, नीचे ब्लास्टोसील है। अब ब्लास्टोसील ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है किसमें? प्राइमरी योक सैक में। सो ये कुछ स्टेजेस हैं। और आप देखो क्या हुआ धीरे धीरे, ये जो सेल्स थे इन्होंने इनर लेयर बना ली है। एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म ने एक इनर लेयर भी यहाँ पर डेवलप कर ली है। जब इसने इनर लेयर डेवलप कर ली तो अब हम बोलेंगे इसे प्राइमरी योक सैक। ब्लास्टोसील के अराउंड इसने एक लेयर बना ली है। तो ये हाइपोब्लास्ट ही था जिसने ये कवरिंग बनाई है, इंटरनल कवरिंग। और जैसे ही ये इंटरनल कवरिंग बनाता है ब्लास्टोसील के अराउंड, हम इसे बोलने लगते हैं प्राइमरी योक सैक। नेक्स्ट इज द इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, दिस इज़ द एंडोमेट्रियम यहाँ पर, और एंडोमेट्रियम के राइट साइड में आप देख पा रहे हो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांटेड कंडीशन में है, इम्प्लांट होने वाला प्रोसेस चल रहा है। तो 7 दिन बाद ये इम्प्लांटेशन शुरू होता है फर्टिलाइजेशन के, और 3 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस में, इम्प्लांटेशन में। आप देख पा रहे होंगे, पहचान पा रहे होंगे सब चीज़ें, जैसे आपको इपीब्लास्ट नज़र आ रहा होगा, एमनियोटिक कैविटी नज़र आ रही होगी, ओके, आपको ब्लास्टोसील दिखाई दे रही होगी, हाइपोब्लास्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। और फिर आपको दिखाई दे रहे होंगे कोरियोनिक विलस। तो ये कोरियोनिक विलस जो होते हैं, ये कोरियोन लेयर, देखिए ये लेयर जो है ना अंदर वाली, ये है एमनियोन, इसका नाम है एमनियोन। और ये बाहर वाली जो है इसका नाम है कोरियोन। तो कोरियोन लेयर पर जो विल्लाई डेवलप होते हैं इनको बोलते हैं कोरियोनिक विल्लाई। ये कोरियोनिक विल्लाई जो हैं यूटेरस के टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर धंस जाते हैं। और जैसे ही ये होता है तुरंत जो है यूटेरस चारों तरफ से ग्रो करते हुए इस ब्लास्टोसिस्ट को अपने से ज्वाइन कर लेता है, और हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव हो गई है, यानी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। और फिर जैसे ही कोरियोनिक विलस अपना प्रॉपर इंटरडिजिटेशन करते हैं एंडोमेट्रियम के साथ, आप पीछे देखो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेसेंटा इज़ बेसिकली डेवलप्ड इन दैट जोन इन द यूटेरस। तो ये जो कोरियोनिक विल्लाई हैं ये फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं और नॉरिशमेंट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ब्लास्टोसिस्ट के डेवलपमेंट में इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सबसे पहले बनते हैं। जो इनर सेल मास था उसने ऊपर कॉलमनर सेल्स बनाए थे और नीचे क्यूबॉइडल सेल्स बनाए थे, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट वाली कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो कैसे मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है, किसकी बात हो रही है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की बात हो रही है। हाइपोब्लास्ट ही आगे चल के एंडोडर्म बनाएगा। नेक्स्ट स्टेज चेक करिए, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन, यानी इपीब्लास्ट में ही सम सेल्स विल प्रोलिफरेट का मतलब अपना डिवीज़न स्टार्ट करते हैं तेज़ी से, और एक एलिवेशन बनाते हैं, सेलुलर एलिवेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। एक बार ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना स्टार्ट हो गई तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में कि जो मीजोडर्म लेयर है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। एक स्पेस क्रिएट होता है बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म, एंड वी सी दैट द मीजोडर्म विल मूव इन बिटवीन। तो ये जर्मिनल लेयर है, थर्ड वाली मीजोडर्म। तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से ही आगे चल के आप देखोगे, इस स्टेज से आगे चल के फिर आपको एक्टोडर्म का डेवलपमेंट, एंडोडर्म का डेवलपमेंट और फिर मीजोडर्म का डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। ये तीनों जर्म लेयर्स एक बार बन गई तो आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, बिकॉज इन सेल्स के पास एबिलिटी होती है डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन्स को फॉर्म करने की। तो ब्लास्टुला के बाद फिर गैस्ट्रुला स्टेज आती है जिसमें जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आइए अब जान लेते हैं एम्ब्रियो एंड फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो ये एम्ब्रियो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इस एम्ब्रियो के साथ कुछ मेम्ब्रेन्स भी एसोसिएटेड हैं जिनको हम फीटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फीटल मेम्ब्रेन्स आर मेम्ब्रेनस कवरिंग्स एंड सैक्स SACS कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो।
सो फीटल मेम्ब्रेन्स आर सैक्स और कवरिंग विच आर कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। तो मैं यहाँ सैक बोल रहा हूँ, तो सैक यानी पाउचेस। सो ऑल द फीटल मेम्ब्रेन्स आर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक, यानी जितनी भी फीटल मेम्ब्रेन है वो एम्ब्रियो से बाहर होती हैं, है ना। अब कौन कौन सी फीटल मेम्ब्रेन है? देयर आर 4 इन नंबर। कोरियन कहाँ है? ये रही कोरियन, दिस इज द कोरियन आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद एमनियन इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली। तो बाहर वाली क्या है? कोरियन, अंदर वाली क्या है? एमनियन। ओके। थर्ड इज एलेंटॉइस, सो दिस वन इज एलेंटॉइस, दिस वन। ये सैक, ये पाउच पूरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एम्ब्रियोनिक गट से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पाउच। तो ये वाला पाउच क्या है? एलेंटॉइस। एंड द फोर्थ पाउच इज योक सैक। फोर्थ मेम्ब्रेन क्या है? योक सैक, ये रही योक सैक। तो योक सैक, एलेंटॉइस, एमनियन एंड कोरियन सबसे बाहर। और कोरियन पर जो विल्लाई है, दीज आर कोरियोनिक विल्लाई। लुक एट दीज विल्लाई, दीज आर कोरियोनिक विल्लाई। एंड लुक हियर, ट्रोफोब्लास्टिक विल्लाई वी कॉल देम। ओके, यू नो व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट? ब्लास्टोसील में जो बाहर वाले सेल्स की लेयर थी, तो इस तरफ हम ट्रोफोब्लास्टिक विल्लाई बोल देंगे छोटे वालों को, और जो बड़ी वाली हैं दे आर टर्म्ड एज कोरियोनिक विल्लाई। सो नाउ आई थिंक यू हैव लर्नड व्हाट आर द 4 fetal membranes. The outside one is the chorion, then allantois, chorion, then amnion, then this is allantois, and this one is yolk sac, and this part is the embryo. अच्छा, एमनियोटिक कैविटी आपको दिखाई दे रही है, तो जो एमनियन है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लड होता है। ये सारा फ्लड भरा हुआ है, एम्ब्रियो के चारों तरफ फ्लड भरा हुआ है, जिसको एमनियोटिक फ्लड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एमनियोटिक कैविटी में प्रेजेंट है, ये एमनियोटिक फ्लड। और एलेंटॉइस जो है ना, ये रही। तो एलेंटॉइस का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है ना। इट फॉर्म्स द ब्लड वेसल्स ऑफ प्लेसेंटा। तो आगे चल के जो प्लेसेंटा है वो इस रीजन में डेवलप होगा। प्लेसेंटा विल डेवलप इन दिस रीजन। तो ये वाला रीजन जो है प्लेसेंटा डेवलप होगा, और प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स है उसको कौन बनाने में हेल्प करेगा? एलेंटॉइस, ठीक है ना। कोरियन का फंक्शन क्या है? कोरियन फॉर्म्स द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ओके, तो फीटस का जो प्लेसेंटा पार्ट है उसको कौन बनाएगा? कोरियन, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द फीटस। फीटस ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर थ्रू कोरियोनिक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो कोरियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करते हैं, एंड इसके वजह से ही जो न्यूट्रिशन है वो मिल पाता है फीटस को। एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ऑफ द फीटस आर ट्रांसफर्ड टू मदर्स ब्लड थ्रू कोरियन। तो कोरियन के हेल्प से ही जो एक्सक्रीशन है वो भी हो पाता है, न्यूट्रिशन मिल पाता है, ये एक्सटर्नल कोरियन जो है इसके हेल्प से। और गैसियस एक्सचेंज भी यहीं से हो पाता है। तो ये कोरियन किसके पास होती है? ग्रोइंग फीटस के पास, है ना। और तभी तो ये आगे चल के इसकी हेल्प कर पाती है। अगली है एमनियन। तो एमनियन इज द इनर फीटल मेम्ब्रेन विच लाइज इमीडिएटली अराउंड द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के एकदम इमीडिएटली यानी आसपास आपको एमनियन देखने वाली है ना, इमीडिएटली अराउंड है। जबकि कोरियन कहाँ थी? कोरियन बाहर थी, एमनियन अंदर की तरफ है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज, हाँ, तो इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो कोरियन तो बाहर था, एमनियन अंदर है। तो एमनियन क्या करता है? इसको फीटस को, ग्रोइंग एम्ब्रियो को स्पेस प्रोवाइड करता है, इसको शॉक से बचाता है, इसका टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो फीटस के कुछ सेल्स हैं वो भी इसमें एमनियोटिक फ्लड में पाए जाते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लड को निकालते हैं, और उस एमनियोटिक फ्लड के अंदर ही कुछ फीटल सेल्स मिलते हैं। उन फीटल सेल्स की स्टडी करके ना जेनेटिक डिफेक्ट्स का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। तो फीटस को सूखने भी नहीं देता, ये एमनियोटिक फ्लड चारों तरफ से रहता है फीटस के, तो उसको सूखने भी नहीं देता, डेसिकेट नहीं होने देता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि जो एमनियन है उसका काम क्या है। इट फॉर्म्स द एमनियोटिक कैविटी, इट इज़ अराउंड द एमनियोटिक कैविटी, इट रिलीजेस द एमनियोटिक फ्लड विच सराउंड्स द एम्ब्रियो। तो ये फीटल मेम्ब्रेन्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोरियोनिक हो गई, कोरियन हो गई, है ना, उसके बाद एमनियन हो गई।
अब हम आ जाते हैं थर्ड वन पे, जो एलेंटॉइस थी। एलेंटॉइस का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एलेंटॉइस जो है वो प्लेसेंटा को फॉर्म करने में हेल्प करती है। प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको बनाने में ये एलेंटॉइस हेल्प करती है, ठीक है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है एलेंटॉइस? एम्ब्रियोनिक गट से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। चौथी है योक सैक, ये छोटी सी ये वाली योक सैक, ठीक है ना। तो योक सैक क्या कर रही है? द योक सैक इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन लाइन्ड सैक विच डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट। तो ये भी एम्ब्रियोनिक गट से ही डेवलप हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। एंड दिस सैक कंटेन्स योक इन एग लेइंग एनिमल्स। तो जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनमें योक सैक क्या डेवलप करेगा? योक डेवलप करेगा। तो योक कहाँ प्रेजेंट रहता है उन एनिमल्स में जो एग देते हैं? योक सैक में रहता है। बट हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर, ये योक सैक जो होता है नॉन फंक्शनल होता है। तो इसका काम है क्या? एक्चुअल में ये इनिशियल स्टेजेस में ब्लड को बनाने का काम करता है। इस एम्ब्रियो के लिए जो ब्लड बनाने का काम है इनिशियल स्टेजेस में योक सैक करता है। आगे चल के ये काम लिवर ले लेता है और फिर उसके बाद फिर क्या होता है, योक सैक जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो योक सैक का तो ये फंक्शन है। तो अभी तक हमने जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं वो मेम्ब्रेन्स हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स, वो हमने पढ़ी, जिसमें कोरियन था, एमनियन था, उसके बाद हमने एलेंटॉइस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने योक सैक के बारे में पढ़ा। तो आई थिंक ये जो अम्बिलिकल स्टॉक है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड आगे चल के डेवलप होगी। तो अम्बिलिकल स्टॉक जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ग्रोइंग एम्ब्रियो के साथ। और ये आगे चल के यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसका रूप ले लेगा, जिसमें एलेंटॉइस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आइए अब इस डायग्राम को देख लेते हैं, जिसमें हमें ह्यूमन फीटस दिखाई दे रहा है विद इन द यूटेरस। यहाँ नीचे देखिए आप, म्यूकस का प्लग है, प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, यानी म्यूकस यहाँ पर जो है काफ़ी डेंस है। इतना डेंस है कि ये जो सर्विक्स है वो उसका रास्ता जो है वो एक तरीके से ब्लॉक हो चुका है ना। तो आसानी से ये जो यूटेरस है इसका जो भी कंटेंट है इस समय, फ्लड यहाँ पर जो भी प्रेजेंट है, वो आसानी से नीचे की तरफ नहीं जा सकता और जो हमारा बेबी है वो भी अभी सेफ है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस प्लग ऑफ द म्यूकस इन द cervix. Now look, here you find placental villi. So this part is the placenta, okay, this part. अब प्लेसेंटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लेसेंटल विल्लाई दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, विच हेल्प्स इन द फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, एंड रिलीज ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड ऑल. And we see umbilical cord, this one, this cord is the umbilical cord which connects the embryo with the placenta, okay. Umbilical cord contains various blood vessels which are the connection, okay. And we see yolk sac here, we see allantois, remains of allantois here, okay. And we see this is the cavity of the uterus, this whole red part, okay. So this is amniotic fluid, this part, yellow part, amniotic fluid. This is amnion, this is chorion, chorion, amnion, okay. These are chorionic villi, okay. So these are the parts of we can say human fetus within the uterus. So these are the different parts, okay, consisting of placenta also and various other parts.